हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही हमारी 45 डेज सीरीज। और 45 डेज सीरीज में 12th कॉमर्स हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं अपना ओसीएम कंप्लीट। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किया जाएगा। पर डे 1 क्वेश्चन की बात हुई थी, तो आज डे 2 का क्लास है, बट डे 1 का थोड़ा रिवीजन करेंगे, क्योंकि डे 1 का रिवीजन मैंने बोला था 2 मिनट से 5 मिनट का आपका रिवीजन रहेगा, तो रिवीजन कर लो। रिवीजन में क्या सिखाया गया था आपको कि सर मैनेजमेंट क्या होता है और नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं। तो मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। सेकेंड चीज क्या थी, मैनेजमेंट इज एन कोऑर्डिनेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द टास्क to achieve a goal. And next term, management is the process of planning, organizing, motivation, leading, controlling all the resources of an organization to reach its goal effectively and efficiently. अब इसका मतलब नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि आपने पिछली क्लास में पढ़ा है, तो जस्ट रिवीजन पर्पज से एक बार लाइन को रीड करने की बात हुई है। मैनेजमेंट क्या था सर, मैनेजमेंट इज नॉट डूइंग द वर्क, काम नहीं करता, बट गेटिंग द वर्क डन, पब्लिक से काम करा के लेने को ही मैनेजमेंट करते हैं। क्लियर है, और ये मोटिवेट करता है दूसरे को। डिफिनेशन बोला था हेनरी फ्योल का, आप पिक कर सकते हो, या फिर मेरी पार्कर का आप डिफाइन ले सकते हो। पॉइंट्स का कोड वर्ड के थ्रू याद करना है आप लोग, तो ज़्यादा बेस्ट होगा आपके लिए। पॉइंट क्या लिखा गया था, A2 बोले तो A2 2 पॉइंट हमारे ए से स्टार्ट होते हैं। एन आर्ट एज वेल एज साइन अप्लीकेबल एट ऑल लेवल था। नेक्स्ट F2 बोले तो फ्लेक्सिबिलिटी एंड फॉलोज प्रिंसिपल की बात होता है। नेक्स्ट है I2 इंटेंजिबल इनोवेशन की बात होती है। G3 ग्रुप एक्टिविटी, गोल ओरिएंटेड एंड ग्लोबल एप्लीकेबल की बात होती है। H बोले तो क्या होता है, हेल्प्स टू कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल की बात होती है। U का क्या मतलब होता है, यूनिवर्सल एप्लीकेबल होता है। लास्ट आपका था M मीन्स आई थिंक शायद क्या पार्ट था, मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस। क्लियर है, यहां तक क्लियर होगा। तो इसका हेल्प किस में मिलेगा वो भी जरा आप समझो कि मैंने आपको ये लाइन क्यों रीड करवाई, क्योंकि आज की जो डे 2 की क्लास है, डे 2 में आज बात करने वाले हैं आप लोग का सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या है सिग्निफिकेंस, आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहले देखो आप लोग। क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब इस क्वेश्चन को और किस नाम से आता है, देखो इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, या फिर नीड बोलेंगे, नीड का भी मतलब यही होता है, या फिर सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, इसका मतलब भी यही होता है। 3 नाम है, तीनों में से कोई भी बोला तो इसका मतलब यही क्वेश्चन अपने को लिखना है। और जो रिवीजन करवाया उसका पर्पज, उसका ऑब्जेक्टिव, उसका हेल्प किधर हो रहा है वो भी जरा ध्यान दो। अब ये मैनेजमेंट का मीनिंग देखो ना, सेम लिखा गया कि नहीं। तो मैनेजमेंट का मीनिंग अब यहाँ पे मुझे पढ़ाने की कोई ज़रूरत है नहीं। जो बच्चा डे 1 में पढ़ के आया तो डे 2 में यहाँ पे इसकी हेल्प हो जाएगी आपकी मीनिंग की। तो मैं सीधा टॉपिक पे चलता हूँ, किस पे, इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस या फिर नीड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इसका कॉन्सेप्ट था T4 3REIO। क्लियर है, ऐसा नहीं समझता, कोई दिक्कत नहीं। T4 का मतलब ये था भाई 3 पॉइंट हमारे टी वाले हैं। टी का मतलब ये देखो, इधर को इधर से रखा गया है। अब ये देखो, जैसा मैं बोल सकता हूँ, राइमिंग वाले को एक साथ आप रख लो, मोटिवेशन, बेटर रिलेशन एंड इनोवेशन। ये पॉइंट्स आप साथ में रखना, इनोवेशन, मोटिवेशन, बेटर रिलेशन, इनोवेशन, मोटिवेशन, बेटर रिलेशन और टीम वर्क। क्योंकि टीम वर्क में देखो टी पहले ही आ रहा है, तो T4 का पर्पज यही था भाई, इनोवेशन, बेटर रिलेशन, मोटिवेशन। क्लियर है कि नहीं, और टीम वर्क याद रख लेना। 3R का मतलब रिडक्शन की बात हो रही है, देखो इधर रिडक्शन इन वेस्टेज है, रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर है, रिडक्शन इन अब्सेंटीजम है। आगे अभी आपको दिखेगा नेक्स्ट पेज पे। एंड बाकी रिमेनिंग जो बच गए, एक तो कॉर्पोरेट इमेज है, नेक्स्ट ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस है। क्लियर है, और पॉइंट्स हमारा क्या है, रिडक्शन इन अब्सेंटिज्म एंड हायर इफिशियंसी। क्लियर, पॉइंट्स एक्स्ट्रा यहाँ पे भी लिखे गए हैं। पिछली क्लास में मैं बता चुका हूँ कि जितने मार्क्स का आएगा तो कितना लाइन लिखना है, कितने पेज लिखने हैं, कितने पॉइंट्स लिखने हैं, क्लियर बता चुका हूँ। एक्स्ट्रा पॉइंट आपको दिए गए हैं, आप कर सकते हो। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है इनोवेशन, और इनोवेशन की बात हम पहले भी कर चुके हैं। जब भी इनोवेशन की बात आती है, इनोवेशन वर्ड की बात आती है हमारे स्पेशली ओसीएम सब्जेक्ट में, तो हम बात करते हैं सर न्यू एंड बेटर प्रोडक्ट का एग्जाम्पल समझते हैं। थोड़ा नया अपने को चाहिए, क्रिएटिव आइडिया अपने को चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस चाहिए, ये सब चीज़ें अपने को ध्यान में रखना है कि मैनेजमेंट जो हमारा होता
होता है इनोवेटिव नेचर का होना चाहिए। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैंने कोलगेट का दिया था। अगर जो बच्चे, आप लोगों ने शायद देखा होगा, कोलगेट का एग्जांपल मैंने दिया था। कोलगेट बहुत पहले हमारे मीन्स हम लोग जब छोटे थे तो पाउडर फॉर्म में आता था, क्लियर है। और उस टाइम पे भी कोलगेट नंबर 1 की कैटेगरी पे था, मतलब टॉप 10 भी नहीं बोलो आप, टॉप 2 या 3 में आता था अपना, क्लियर है। और आज भी आप देखो कोलगेट जो कंपनी है वो भाई वो टॉप 2-3 के अंदर ही है कि नहीं है। क्यों है? क्योंकि वो हमेशा इनोवेटिव नेचर का रहा है, मतलब हमेशा कुछ नया लाने की कोशिश है। इसलिए आपने ऐड में भी देखा होगा, कभी तुलसी आ रहा है, कभी नमक आ रहा है, कभी लौंग आ रहा है, कुछ है कि नहीं। और इसीलिए ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है मार्केट को भाई कि हमेशा कुछ सेम प्रोडक्ट नहीं रखना है। जैसे आप एक एग्जांपल समझ सकते हो किसका, नोकिया मोबाइल का। नोकिया ने क्या किया, कुछ इनोवेटिव नहीं किया, वही सेम पैटर्न लेके चलते रहे, और इसीलिए आज वो क्या हो गई, कंपनी खत्म हो गई, मतलब काफ़ी ज़्यादा लॉस में चली गई, नहीं डेवलप हो पाई। और उसकी जगह पे देखोगे उसके रिप्लेस में आप नए नए प्रोडक्ट, नए नए मोबाइल आपको आज देखने मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज के समय के हिसाब से वो चेंज होते गए, अपने आप को इनोवेटिव करते गए। क्लियर है? लाइन पढ़ लेते हैं जरा सा, क्या लिखा है यहाँ पे। आई थिंक दिख रहा होगा। मैनेजमेंट लीड्स टू इनोवेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर इंस्टेंट न्यू एंड क्रिएटिव आइडिया। मैंने एग्जांपल दिया था ना, नया और क्रिएटिव आइडिया होना चाहिए। न्यू एंड बेटर प्रोडक्ट की बात करते हैं, न्यू स्कीम की बात करता है, कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस की बात करता है। और इसका बेनिफिट कहाँ देखने मिलेगा, कॉम्पिटिटिव, आज का जो मार्केट है भाई उसमें एडवांटेज आपको देखने मिलेगा। इनोवेशन गिव्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टू द फर्म, ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड विद हायर एफिशिएंसी एट मिनिमम कॉस्ट। क्लियर है? बहुत ज़्यादा बातें नहीं करना भाई, सीधा मुद्दे की बात करते हैं। बेटर रिलेशन, बोला रिलेशन अच्छा होना चाहिए भाई। अगर 45, अब यहाँ पे एग्जांपल समझो, 45 डेज की सीरीज अगर कंप्लीट चाहिए आपको भी, मुझे तो कंप्लीट करना ही, आपको एक बेटर रिजल्ट चाहिए, तो भाई दोनों का रिलेशन अच्छा होना चाहिए। किसका? टीचर का, मतलब मेरा और आप लोगों का रिलेशन अगर अच्छा रहेगा तो जो भी आपके डाउट रहेंगे वो मैं क्लियर कराऊंगा, डायरेक्शन देते रहूंगा भाई, लीड करते रहूंगा, मोटिवेट करते रहूंगा, करते रहूंगा कि नहीं। तो सेम पैटर्न कंपनी में चलता है भाई। कंपनी को अगर प्रॉपर काम करना है तो अपने इंप्लॉई के साथ में मैनेजमेंट का प्रॉपर रिलेशन होना चाहिए, एक अच्छा रिलेशन होगा। और अच्छा रिलेशन अगर मेंटेन होता है तो भाई टीम वर्क होगा, और टीम वर्क होगा तो सर रिजल्ट इजिली अचीवमेंट हो जाएगा। क्लियर? आई थिंक एग्जांपल से समझ रहा है कॉन्सेप्ट। और पढ़ लेते हैं जरा, लाइन क्या लिखी है हमारी। मैनेजमेंट हेल्प्स टू इंप्रूव रिलेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू प्रॉपर मैनेजमेंट द रिलेशन बिटवीन द सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। किसके बीच में बेटा? सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स के बीच में इंप्रूव करेगा। एंड ऑल्सो एमंग द वेरियस डिपार्टमेंट, जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं ना, प्रोडक्शन हो गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, सेलिंग डिपार्टमेंट हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हो गया, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट हो गया, उनके बीच में भी एक अच्छा रिलेशन बना के रखने का काम बोलता है। एंड लेवल के बीच में भी। इससे क्या बेनिफिट है? गुड रिलेशन जनरेट टीम वर्क। टीम वर्क मैंने आपको भी बताया कि भाई अच्छा रिलेशन आप बनाओगे तो एक टीम वर्क के जैसा काम करेगी, और टीम वर्क अगर बन गया तो आपका सक्सेस इजिली ऑर्गेनाइजेशन का अचीवमेंट हो जाएगा। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट बातें जरा हम करते हैं कि अगली लाइन, अगली पॉइंट हमें क्या बता रहा है सर, ये तो और आसान पॉइंट है भाई, मोटिवेशन। आप लोगों को कंटिन्यू मोटिवेट करना किसका काम है? मेरा काम है भाई। 1 डे 1 क्वेश्चन कोई बहुत हार्ड काम है, मैं आपको सिंपल वे में बोलूँगा कि आपने साल भर कुछ नहीं किया, मैं आपको मोटिवेट करने के लिए बोलते हैं एंडिंग डे पे टीचर बोलते हैं बेटा कि आपके पास अभी बहुत टाइम है, 45 डे सीरीज में आप इजीली 70% स्कोर कर सकते हो। तो ये क्या होता है? एक मोटिवेट करने का तरीका बट होता है। तो ये तो मैंने वर्ड से आपको किया है ना। अब यहाँ पे क्या होता है कि दूसरा वे होता है ऑफलाइन कोचिंग में, जैसे ऑनलाइन में तो ऐसा अभी तक मैंने किया नहीं है। ऑफलाइन कोचिंग में क्या होता है, वहाँ पे दूसरे पैटर्न में भी तो बोला जाता है भाई जो बच्चा इतना परसेंट स्कोर करेगा उसको मैं इतना प्राइस देने वाला हूँ, 10,000 20,000 समथिंग, इस तरीके से। ये भी एक मोटिवेट करने का तरीका, मेथड है। तो कंपनी भी यही पैटर्न लेके चलती है। एक तो होता है भाई कि नॉन मॉनेटरी, सेकेंड होता है मॉनेटरी। मॉनेटरी बोले तो जिसमें पैसा इन्वॉल्वमेंट होता है। तो एक कंपनी ये फॉलो करती है भाई मोटिवेट करने के लिए एम्प्लॉय को पैसे के दम पे। पैसे के दम पे मतलब बोलते भाई आप ये, आपकी टीम या फिर आप ये टारगेट अचीवमेंट कर लोगे तो आपको इतना एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंसेंटिव बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं है? अदर बेनिफिट्स भी दे सकती है उसके साथ में। अदरवाइज अगर आप बोलो कि भाई कैंटीन फैसिलिटी भी देती है ना। और अगर सेकेंड बात करूँ नॉन मॉनेटरी की, तो उसमें क्या होता है भाई कि वर्कर को अपने साथ लिया जाता है कोई भी डिसीजन के टाइम पे। मतलब वर्कर्स को भी ऐसा फील होता है भाई हमारी कंपनी में कुछ इंपॉर्टेंट है, हमारी भी बातें सुनी जा रही हैं। सेकेंड होता है गुड वर्किंग कंडीशन, जहाँ पे हमारे वर्कर काम कर रहे हैं उनको एक अच्छी कंडीशन दो ताकि वो अपना हायर इफिशियंसी दे सके कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई थिंक 2-3 एग्जाम्पल इनफ हो गए, सीधा टॉपिक पे चलते हैं।
The principle of management motivate the employee to perform effectively and efficiently. क्यों मोटिवेट करना किया जाता है? ताकि आप लोग, मेरे बच्चे, मोटिवेट इसलिए करते हो ताकि आप अपना काम वन डे वन क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से लेके जाओ, इसीलिए कंपनी मोटिवेट करती है ताकि एम्प्लॉय हमारे जो है इफिशिएंटली इफेक्टिवली तरीके से काम करके ले जाए. फॉर इंस्टेंट द प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन मेक द मैनेजमेंट टू पे द राइट सैलरी इज एन अदर इंसेंटिव टू द एम्प्लॉय. एक तो बोलता है प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन, जो कि आई थिंक आप नेक्स्ट क्लास या फिर इसके बाद वाली क्लास में आप पढ़ोगे. ये बताता है कि आपकी जो सैलरी रेम्यूनरेशन है, अपने वर्कर को, अपने एम्प्लॉय को ना टाइम पे पेमेंट आप कर दिया करो. जो डेट है उस डे पे पेमेंट कर दिया करो. इससे भी लोगों को रहता है, आप अगर आपने बोला कि भाई फर्स्ट डे को पेमेंट होगा तो आप फर्स्ट डे को करोगे, तो इससे एम्प्लॉय भी मोटिवेट होते हैं, भाई टाइम पे पैसा अपने को मिल रहा है. और सेकंड चीज, भाई सैलरी तो राइट सैलरी आपको मिलने वाली, जो जिसका लेवल रहेगा उसके हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी. नॉलेज अच्छी है, सैलरी हाई होगी, भाई नॉलेज कम है तो कम होगी. मतलब जैसा आपका लेवल है, जैसी आपकी एबिलिटी है, जैसी आपकी स्किल है, उसके अकॉर्डिंग सैलरी मिलनी चाहिए. और अगर टीम ने एक अच्छा काम किया है, अगर एम्प्लॉय ने एक अच्छा काम किया, तो इंसेंटिव भी देना चाहिए. देयरफॉर द एम्प्लॉयज वुड पुट इन देयर बेस्ट एफर्ट टू परफॉर्म द ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी. अगर आप ऐसा करते हो, इंसेंटिव दे रहे हो, टाइम पे पेमेंट भी कर रहे हो, और जिसका जितना स्किल एबिलिटी उसके अकॉर्डिंग पेमेंट कर रहे हो, तो कॉमन सी बात है सर कि जो एम्प्लॉय होगा अपना बेस्ट डालेगा, बेस्ट एफर्ट डालेगा टू परफॉर्म करने के लिए. क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट आ रही है टीम वर्क. काफ़ी ईजी पॉइंट है. टीम वर्क अगर मैनेजमेंट बना के रखता है तो लोग एक साथ मिलके आएंगे, लोगों का एक ही ऑब्जेक्टिव होगा कि इतना टारगेट अचीवमेंट करना है, तो इजीली अचीवमेंट कर जाएंगे. क्योंकि अकेला एक पर्सन सोचेगा कि मैं पूरी टीम का बर्डन अपने ऊपर लूं और मैं अकेले ही परफॉर्म करूं, तो प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होगा, फिर टारगेट जो है वो अचीवमेंट नहीं कर पाओगे. और वही काम पूरी टीम मिलके करेगी सर, इजिली अचीवमेंट हो जाएगा. क्लियर है? लाइन पढ़ते, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डेवलप्स टीम वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन. और टीम वर्क से क्या बेनिफिट मिलता है? प्रिंसिपल ऑफ टीम स्पिरिट मेक द मैनेजर्स to divide and rule practices in the organization. Management develops team spirit and raises overall efficiency of the enterprise. क्लियर है? आई थिंक क्लियर है. नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, कॉर्पोरेट इमेज. इस पॉइंट को आप गुडविल के नाम से भी जान सकते हो. भाई मैनेजमेंट का काम क्या है? भाई गुडविल भी बना के रखना, कंपनी की एक अच्छी इमेज मार्केट में बना के रखना. वो कैसे बना के रख सकते हैं सर? एक एग्जांपल आप समझ सकते हो, काफ़ी एग्जांपल से, फिलहाल आप यहाँ पे एक एग्जांपल आप समझो. कंपनी एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट या फिर सर्विस एट ए रिजनेबल प्राइस में देके क्या कर सकती है? अपना इमेज मार्केट में क्रिएट कर सकती है. क्लियर है? लाइन पढ़ते हैं जरा, क्या लिखा है? द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैन इनहेंस द कॉर्पोरेट इमेज इन द ऑर्गेनाइजेशन. दिस इज बिकॉज प्रिंसिपल ऑफ इनेबल्स बेटर परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. द बेटर परफॉर्मेंस इन टर्न्स जनरेट कॉर्पोरेट इमेज गुडविल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. देखा रहेगा आपने, कोई प्रोडक्ट मैंने इसको खरीदा है, ठीक है, अब इसकी सर्विस, भाई रेट भी मेरे को रिजनेबल लगा और इसकी सर्विस भी, इनकेस कोई प्रॉब्लम होता है, मैंने कॉल किया, सर्विस आके सामने वाली पार्टी है, सर्विस करके चली गई, तो मैं क्या बोलूँगा भाई कि अच्छी सर्विस. मैं किसी को रिकमेंड करूंगा कि भाई ये जो कंपनी है ये अच्छी सर्विस देती है, अच्छी रिजनेबल प्राइस में आपको दे रहा है. कॉन्सेप्ट क्लियर है? नेक्स्ट, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस. जो रिसोर्सेस आपको मिल रहा है ना, जैसे अभी तक आपने कोई प्रिपरेशन नहीं किया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब आपको रिसोर्सेस मिल रहा है. मैं आपको 45 डेज की सीरीज दे रहा हूँ, ध्यान रखना. मतलब अब यहाँ पे आप समझो कि भाई रिसोर्सेस मिल रहा है. पहला तो मैं आपको ओसीएम के कंप्लीट लेक्चर्स दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट वाले, भाई लेक्चर्स का बेनिफिट मिला. और मैंने बोला कि भाई बच्चे को नोट्स भी मिल सकता है, नोट्स भी मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ आप लोगों को. ये रिसोर्स आपको दे रहा हूं, तो आपका काम क्या बनता है? भाई जो भी रिसोर्सेस आपको मिल रहे हैं उसको इस तरीके से यूटिलाइज करो ताकि रिजल्ट आपको एक बढ़िया मिलना चाहिए, एक अच्छा रिजल्ट आपको मिलना चाहिए. तभी आपका परसेंटेज जो भी आपने सोचा होगा मिलेगा. कैसे मिलेगा? कि जो भी आपने रिसोर्सेस मिल रहे हैं ना अपने, उसको ऑप्टिमम यूज करना है. मतलब जितना ज़्यादा अच्छे से बोल सकते हो आप, पॉसिबल हो सके उतना अच्छा यूटिलाइज उसको आप करो. उसी को बोलते हैं ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस. मैनेजमेंट इज डन बाय considering resources of the organization. Therefore all the resources such as the physical capital and manpower are put to optimum use. अब यहाँ पे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोले? कंपनी के पास जो भी फिजिकल रिसोर्स है, कैपिटल है, मैन पावर है ना, उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन करो. भाई वेस्टेज आपको नहीं करना है. रिसोर्सेस आर पुट टू बेस्ट पॉसिबल यूज. जो भी रिसोर्सेस मिले हैं उससे बेस्ट पॉसिबल यूज करना सीखो आप लोग, और करना चाहिए. इससे क्या बेनिफिट मिलेगा? दिस हेल्प टू जनरेट हायर एफिशिएंसी. इससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी.
क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, रिडक्शन इन वेस्टेज, अगला लाइन ही बोल रहे भाई वेस्टेज की कमी करनी है। जैसा मैंने कल का एग्जांपल दिया था भाई, आप अपना समझ के चलो, मैनेजमेंट आपका वही सेम पैटर्न, जो भी वेस्ट आप टाइम करते थे, वेस्ट टाइम करते थे भाई वीडियो देखने में, इंस्टाग्राम देख रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, स्टेटस रख रहे हो, व्हाट्सअप यूज़ कर रहे हो, बाहर घूमने फिरने जा रहे हो, तो ये क्या था, ये आपका वेस्टेज था भाई, ये आप समय बर्बाद कर रहे थे। उसमें क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी, तभी एक अच्छा परसेंटेज आपको मिल पाएगा और ये सीरीज आपको फॉलो करके भी हेल्प होगा भाई। जो इतना टाइम आप देते थे ना उसमें कमी करो। तो सेम कंपनी भी यही बोलती भाई, जो भी रिसोर्सेस आपको मिले हैं उसको रिडक्शन करना पड़ेगा, वेस्टेज में जो आप वेस्ट कर देते थे ना उसको पॉसिबल करो, जितना कम हो सके वो कम करो। अब यही आप लोग को करना भाई। एंडिंग टाइम अब आ गया भाई, 1 से 1.5 मंथ्स जो भी आपका बचा उसमें बेस्ट पॉसिबल यूज करना है। जो भी आपने टाइम वेस्ट किया था उसमें कमी कर दो। इफेक्टिव मैनेजर हेल्प टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि इफेक्टिव मैनेजर होते हैं वो रिड्यूस, जो भी आपको रिसोर्सेज हैं उसको रिड्यूस करते हैं वेस्टेज को कम करने के लिए। मैनेजर वुड मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट टू मिनिमाइज और अवॉइड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। वो चाहते हैं भाई जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके अवॉइड करो wherever possible. Nowadays reduction in wastage bring higher return to the organization. जैसे मैं बोल सकता हूँ कि जितना वेस्टेज आप कम करोगे उतना परसेंटेज आपका इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि उतना टाइम आप यहाँ पे अपने स्टडी में लगा रहे हो। सेम कंपनी बोलती है कि जितना वेस्टेज आप कम करोगे उतना हाइयर रिटर्न कंपनी को मिलने वाला है, उतना रिटर्न मिलेगा। तो वही पैटर्न ही तो मैंने बोला, जितना आप टाइम वेस्ट आप कम करोगे उसकी जगह पे आपके परसेंटेज में उतने की इंक्रीमेंट होगी। इसीलिए थोड़ा टाइम जो आपके बचे हैं भाई 2 मंथ, प्रॉपर टाइम पे ध्यान दो, इनफ टाइम है प्रैक्टिस का। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, शिफ्ट होते हैं। अगला पॉइंट हमें क्या बता रहा है, रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर। पहले इस पॉइंट का मतलब समझो तो समझ जाएगा। लेबर टर्नओवर का क्या मतलब है। अब हमारे यहाँ ध्यान से समझना कि सपोज साइंस की कोई फैकल्टी है, काफ़ी टाइम से हमारे यहाँ पे क्लासेस ले रहे हैं, लगभग जब से कोचिंग स्टार्ट हुई है तब से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। वो हमारे अब लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझ रहे हैं, वो हमारे एम्प्लॉय हो गए। अब वो क्या होगा भाई, कितने साल का एक्सपीरियंस है तो पेमेंट भी तो हर साल इंक्रीमेंट होगा कुछ ना कुछ परसेंट, बिल्कुल है, क्योंकि क्वालिटी भी दे रहे हो। इतने साल का उनका एक्सपीरियंस है भाई, उनकी स्किल है, उसके अकॉर्डिंग मेरे को पेमेंट करना पड़ेगा। अब एक एग्जांपल समझो, अगर उनको मैंने 50,000 का ईयरली पैकेज उनको दिया भाई कि सर आप साइंस 1 आप 50,000 पे कंप्लीट करो, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन आता है, कोई एक नया टीचर आ रहा है जो कि बोल रहे सर मैं आपका 30,000 में, ध्यान से समझना, 30,000 में सब्जेक्ट आपका कंप्लीट करा के दे दूंगा। अगर मैं पैसा देखूंगा, पैसा कम हो रहा है ये देख रहा हूँ, तो लेकिन ये भी तो देखो भाई क्वालिटी की कमी है, एक्सपीरियंस की कमी है, बराबर है कि नहीं। जितना एक्सपीरियंस ये टीचर हमारे यहाँ वो हो सकता है क्या, नहीं, वो क्वालिटी वो दे पाएगा, नहीं उतनी मतलब मेंटेन कर पाएगा, वो मेरा क्लास नहीं कर पाएगा। अब अगर आप सोच रहे हो भाई पैसा बचाने का कि मैं नए नए टीचर्स लाने वाला हूँ, हर साल आप नया ला रहे हो पैसा बचाने के लिए, तो इससे आपके क्लासेस का नाम खराब होगा। सेम कंपनी में भी ये पैटर्न होगा, आप अपने पुराने वर्कर को, पुराने लेबर्स को हटाओगे भाई, रिप्लेसमेंट कर रहे हो नए वर्कर के साथ में, कि नए वर्कर आएंगे तो उनको पेमेंट कम देना पड़ेगा, लेकिन ये भी चीज़ आप सबको कि उनको ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, वो क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाएंगे। पुराने वर्कर थे, उनको कंपनी की नॉलेज थी, क्वालिटी की नॉलेज थी, प्रोडक्ट की परफेक्ट नॉलेज थी, मेथड आइडिया था, ये सब चीज़ें समझ रहे कि नहीं। तो अगर ये चीज़ आप ज़्यादा कर रहे हो भाई, पुराने वर्कर को हटा के नए वर्कर ला रहे हो, तो इससे कंपनी का प्रॉब्लम होगा, मतलब वो क्वालिटी नहीं मिल पाएगी, गुडविल डाउन हो सकता है, मतलब काफ़ी चीज़ें लॉस में जाएंगी, ये चीज़ होता है। तो लाइन पढ़ते हैं, मैनेजमेंट का ये काम है भाई रिड्यूस करो आप लेबर टर्नओवर, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके। आपके यहाँ से पुराने टीचर्स ना जाए, पुराने वर्कर ना जाए, वो जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके उसको कम करो आप। तो लाइन यही लिखिए, मैनेजमेंट हेल्प करता है टू रिड्यूस लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर का क्या मतलब होता है, टेक्स प्लेस व्हेन एम्प्लॉय लीव, जब आपके पुराने एम्प्लॉयज आते हैं, लीव द ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर ज्वाइन इन द ऑर्गेनाइजेशन। मैंने बताया ना, पुराने हमारे टीचर जा रहे हैं, नए को मैं ला रहा हूं, इसको मैं बोलूंगा लेबर टर्नओवर। क्लियर है। अब इसका मतलब क्या है, सर हाई लेबर टर्नओवर, अगर ऐसा ज्यादा मैं करता हूं तो क्या होगा, इज नॉट गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है। पुराने टीचर्स रहेंगे, एक्सपीरियंस रहेगा, नॉलेज रहेगा, वो चीज होगा। प्रॉपर मैनेजमेंट मेक द एम्प्लॉइज मोटिवेट एंड लॉयल टू दी ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारे पुराने एम्प्लॉय हैं, पुराने टीचर्स हैं, उनकी पेमेंट में हर साल इतना इंक्रीमेंट करूंगा और हमारी क्लासेस के लिए वो क्या रहेंगे, लॉयल रहेंगे। क्लियर। नेक्स्ट है रिडक्शन इन अब्सेंटेजम। अब ये भी चीज़ ध्यान रखना भाई, अब्सेंट कम होना है। हमारे टीचर टारगेट हमें ये भी देखना है ना कि अगर साइंस की क्लास रखा, साइंस के स्टाफ गायब हो गए, कभी अकाउंट्स की क्लास रखा, अकाउंट्स के टीचर गायब हो गए। अगर ये चीज़ ज़्यादा हो रही है तो प्रॉब्लम है, बच्चों का नुकसान हो रहा है,
तो सेम कंपनी के हिसाब से सोचो, अगर हमारी एम्प्लॉई गायब रहेंगे, ज़्यादा एब्सेंट लगा रहे भाई, बिना बताए गायब हो जा रहे हैं, तो इससे कंपनी का प्रॉब्लम क्रिएट होता है। जो टारगेट है कैसे अचीवमेंट होगा, लोग जा रहे हैं तो सेम ऐसा क्लासेस में भी सोचो ना भाई, टीचर हमारे ऐसे छुट्टी करते रहेंगे तो जो पोर्शन है सिलेबस है कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो बच्चे कैसे स्कोर कर पाएंगे, रिजल्ट मेरे को मिलेगा क्या जो मैंने सोच के रखा, नहीं पॉसिबल है सर। तो हमें क्या करना है, मैनेजमेंट क्या बताता है, मैनेजमेंट बोलते हैं भाई हमारा काम है रिड्यूस करो, जितना ज़्यादा कम हो सके, जितना ज़्यादा रिडक्शन हो सके वो काम करना है। प्रॉपर मैनेजमेंट हेल्प टू रिड्यूस अब्सेंटिज्म। अब्सेंटिज्म टेक प्लेस व्हेन एम्प्लॉय रिमेन्स अब्सेंट विदाउट प्रायर परमिशन। मतलब ऐसा हो गया कि सर ने बोला सर हमारी क्लास रख दो, और कल बिना बताए सर गायब हो गए, तो ये क्या हो गया भाई, आपने बिना परमिशन, बिना बोलते ना कि बताए हुए आपने क्या किया, छुट्टी कर लिया है। ऐसे टाइम पे प्रॉब्लम का काम करती है, क्योंकि मैनेजमेंट फैसिलिटेट प्रॉपर डिवीजन एंड एलोकेशन ऑफ द वर्क, देयरफॉर द एम्प्लॉय आर सेटिस्फाई विद द वर्क परफॉर्मेंस एंड एज सच एब्सेंटिज्म गेट्स रिड्यूस होना चाहिए। लास्ट आपका पॉइंट बता रहे हायर इफिशियंसी। अब ये भी आप अपने तरीके से समझ लो, मेरा काम था 1 डे 1 क्लास लेके आना, पॉसिबल होता और भी क्लासेस थी, नहीं तो पॉसिबल होता ना तो मैं आपको तीनों क्लास 45 डेज में कंप्लीट करा के दे देता। तो कंप्लीट करा के दे रहा हूँ क्योंकि मेरी इफिशियंसी उस केस में क्या है, हाई है। तो आप लोग का भी काम क्या बनता है उस केस में, भाई 3 क्लास दे रहे हो तो डेली 3 क्लास करना। जो भी आपकी, मैं सिंबल सी बोलूँ भाई, जो भी आपकी कैपेसिटी है, सर मैं 1 घंटे क्लास नहीं बैठ सकता, लेकिन आप ट्राई करोगे तभी तो बैठोगे। स्टार्टिंग से आप बैठे नहीं तो कैसे 1 घंटे की क्लास ले सकते हो, कैसे 20 मिनट की क्लासेस आपको बोरिंग सी लग रही है क्योंकि आपने स्टार्टिंग से प्रिपरेशन की नहीं। तो आपको अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करना पड़ेगा। कैसे सर, आज आपने 10 मिनट की क्लास देखी, कल 12 का देखना है, नेक्स्ट 15 का देखना है। मतलब जो भी आपकी इफिशियंसी है उसमें इंप्रूवमेंट लाना है, हायर मैक्सिमम इफिशियंसी एग्जाम टाइम पे डालना है। और मैक्सिमम नहीं करोगे तो भाई फेल होना फिक्स हो जाएगा आपका। जो बच्चे अब ये एंडिंग टाइम पे नहीं कवर कर पाएंगे तो वो तो फिर कॉमन सी बात है सर, उनको केटी लग जाने वाले ही, मतलब ड्रॉप लग सकता है, इसलिए रिस्क नहीं है। जितना आपकी इफिशियंसी है, जितना आपकी क्षमता है, क्षमता शुद्ध हिंदी यही होता है, वो हायर होनी चाहिए। मैक्सिमम इफर्ट आप अपना डाल दो इस समय, तभी रिजल्ट एक बेहतर मिलने वाला है आपका। प्रॉपर मैनेजमेंट कैन फैसिलिटेट्स हायर इफिशियंसी इन द ऑर्गेनाइजेशन। इफिशियंसी का क्या मतलब होता है, इज द रेशियो, क्या रेशियो भाई, इज द रेशियो ऑफ रिटर्न टू कॉस्ट। इंपॉर्टेंट है भाई इफिशियंसी का मतलब। ड्यू टू प्रॉपर मैनेजमेंट देयर कैन बी हायर रिटर्न्स एट रिड्यूस कॉस्ट करता है। मैनेजमेंट ब्रिंग्स इन हायर एफिशिएंसी टू द ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज बिकॉज ऑफ ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड मिनिमाइजेशन ऑफ द वेस्टेज। ये कैसे पॉसिबल है, जब आप जो भी रिसोर्सेज आपको मिल रहे हैं, हायर एफिशिएंसी कैसे पॉसिबल है, मैं आपको रिसोर्सेज दे रहा हूँ, मतलब लेक्चर्स दे रहा हूँ, नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, या अदर आपने कहीं से प्रेफर किया है, मतलब ये चीज़ें आपके लिए रिसोर्सेज हो गई, उसको करोगे और आपका जो वेस्टेज था, जो मैंने एग्जांपल दिया था, उसमें कमी करोगे, तभी पॉसिबल हो पाएगा हायर इफिशियंसी का। क्लियर है। तो आज हमने कंप्लीट कर दिया टोटल 10 पॉइंट्स। अब आपको मैंने पहली क्लास में क्लियर बताया था कितने कितने पॉइंट्स आपको लिखने हैं। क्लियर है, आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर हो गया। दो में से डे 1 डे 2 में से दो में से एक क्वेश्चन 100% कंपलसरी इस बार आपके एग्जाम में देखने मिलेगा, चाहे शॉर्ट नोट में चाहे लॉन्ग में, मतलब 4 मार्क्स वाले में, 5 मार्क्स वाले में। अगर इधर नहीं दिखा तो जस्टिफाई में दिखेगा, बट मैंने कंपलसरी वर्ड लगा दिया। दो में से एक क्लास आपकी आ ही रही है, मतलब ये मान के चलो कि भाई 100% आएगा तो आएगा ही आएगा। तो आप लोगों को दोनों क्लास बहुत अच्छे से कवर कर लेनी है। फिर भी अभी भी किसी बच्चे को नेचर ऑफ मैनेजमेंट या फिर सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो थोड़ी सी भी आपको हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करना है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू so much।